नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश परगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर रायपुर से, जहां 20,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की तैयारी सरकार कर रही है। धान खरीदी के लिए कर्ज सरकार लेने की तैयारी में है। राज्य सरकार 2,500 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदने वाली है। इस साल 85 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य है और यही वजह है कि अब एक बार फिर कर्ज लेने की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं। आपको बता दें, एक बार फिर से सरकार कर्ज लेने की तैयारी में है। 20,000 करोड़ रुपए के कर्ज लेने की तैयारी की जा रही है। धान खरीदी के लिए ऋण लेने की तैयारी में सरकार नजर आ रही है। ऋण लेने की तैयारी पर यह बयान निकलकर सामने आया और कहा कि हमारी सरकार किसानों की सरकार है। किसानों को पैसे देने जब भी ऋण लेना पड़ेगा हम लेंगे। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवधेश जुड़ चुके हैं। अवधेश, क्या ताजा जानकारी, किस तरह की तैयारियां? बिल्कुल, देखिए, इस बार छत्तीसगढ़ सरकार को 85 लाख मीट्रिक टन के आसपास में धान खरीदी का अनुमान है और 2500 रुपये प्रति क्विंटल के दर से अगर हिसाब किया जाए तो 21,250 करोड़ रुपए का भुगतान सरकार को किसानों को करना है। और इसके लिए धान खरीदी के लिए राज्य सरकार जो है बतौर गारंटर 20,000 करोड़ का ऋण लेगी। मतलब ये कि उसमें मार्कफेड भी ऋण लेगी, खाद्य निगम भी इसमें ऋण लेगी और इसके जो गारंटी है वो राज्य सरकार देगी। मतलब ये कि राज्य सरकार 20,000 करोड़ रुपए का ऋण लेगी, जिसके लिए सरकार ने अलग अलग बैंकों को निविदा बुलाई है, उनसे ऑफर मांगा है कि कौन से बैंक उन्हें कितनी राशि और कितने ब्याज दर पे वो कर्ज दे सकते हैं। और साथ ही साथ जो है केंद्रीय खाद्य मंत्री के द्वारा यह कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय एजेंसी को भी 9,000 करोड़ रुपए अधिकतम दिया गया है, ताकि जो सेंट्रल पूल का जो चावल की खरीदी है उस पैसे से किया जा सके। वो पैसे सीधे केंद्रीय एजेंसी को आएगी, इसलिए राज्य सरकार का उस पर कोई अधिकार नहीं होगा। लेकिन शेष जो राशि, जो धान की जो खरीदी छत्तीसगढ़ में की जानी है लगभग 85 लाख मीट्रिक टन, उसके भुगतान के लिए राज्य सरकार को ऋण लेना होगा। लगभग 20,000 करोड़ रुपए के आसपास की राशि होगी, जिसकी गारंटी जो है राज्य सरकार देगी। दीपेश जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब ऋण लेकर किसानों को फायदा पहुंचाने की तैयारी में सरकार है। आगे बढ़ते हैं। संबित पात्रा को राहत अभी भी बरकरार है। संबित पात्रा को हाईकोर्ट से एक बार फिर जो राहत है वो बरकरार बताई जा रही है। 18 नवंबर को मामले में अंतिम बहस होगी। हाईकोर्ट ने दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई थी। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने ये रोक लगाई थी। एफआईआर को निरस्त करने को लेकर ये याचिका थी। संबित पात्रा ने याचिका लगाई थी। एनएसयूआई ने इस पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। गांधी परिवार पर टिप्पणी के मामले में ये शिकायत दर्ज हुई थी और उसके बाद फिर ये मामला कोर्ट चला गया था और अभी भी जो राहत है संबित पात्रा के लिए वो बरकरार है। आगे बढ़ते हैं। खबर रायपुर से, क्वींस क्लब में फायरिंग के मामले में कलेक्टर ने क्वींस क्लब को नोटिस भेज दिया है। लाइसेंस निरस्त करने के लिए यह नोटिस भेजा गया है। क्वींस क्लब से 7 दिनों में जवाब भी मांगा गया है। लॉकडाउन में शराब पार्टी करने पर सख्ती यहां पर नजर आ रही है। क्लब में शराब के नशे में फायरिंग की गई थी और अब उसी मामले को लेकर नोटिस जारी किया गया। छत्तीसगढ़ के एकमात्र सीट मरवाही में 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव की तैयारी जोरों पर है। राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हुए हैं, लेकिन चेहरा कौन होगा इस पर संशय अब भी बरकरार है। मगर बीजेपी, कांग्रेस और जोगी कांग्रेस तीनों पार्टियां अपने अपने जीत के दावे कर रही है। अजीत जोगी के निधन के बाद खाली हुई सीट पर चुनाव अब महत्वपूर्ण हो चुका है। कांग्रेस इस सीट को जीतकर जोगी कांग्रेस से एक तरह से बदला लेना चाहती है। वहीं जोगी कांग्रेस इस चुनाव को जीतकर साख बरकरार रखना चाहती है, जबकि बीजेपी इस जीत से खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पाना चाहती है। मरवाही चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है। जिस तरह से मरवाही को जिला बनाया गया, जिस तरीके से मरवाही के विकास के सारे रास्ते खुल गए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो 15 साल तक और भाजपा की बी टीम ने मरवाही के विकास को बाधित करने का काम किया है। कांग्रेस का प्रत्याशी जो भी हो, कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता उसके लिए एकजुट होकर काम करेंगे और मरवाही से कांग्रेस के परंपरागत गढ़ से कांग्रेस को विजयी बनाएंगे।
मरवाही विधानसभा उपचुनाव 3 नवंबर को होना है और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी को निश्चित रूप से उतारेगी। मरवाही विधानसभा उपचुनाव निश्चित रूप से कांग्रेस के 2 वर्ष के कार्यकाल की असफलता के लिए जाना जाएगा और वहां पर एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी विजयश्री हासिल करेगा। मरवाही उपचुनाव को लेकर जेसीसीजे अध्यक्ष अमित जोगी ने नया दांव खेल दिया है। अमित जोगी ने खुद के विरुद्ध बिलासपुर के मोतिमपुर में तंत्र मंत्र किए जाने का आरोप लगाया है। अमित जोगी ने कहा कि मुझे फंसाने में सरकारी तंत्र जब काम नहीं आया तो जोगी परिवार से लगाव रखने वाले सज्जन ने अपनी पार्टी के प्रत्याशी चयन की आड़ में बिलासपुर के मोतीपुर में मेरे विरुद्ध तंत्र मंत्र किया। अमित जोगी का कहना है कि इन सब बातों से मैं भयभीत नहीं हूं। जब मुझे फंसाने में सरकारी तंत्र काम नहीं आया तो जोगी परिवार से विशेष लगाव रखने वाले एक सज्जन ने अपनी पार्टी प्रत्याशी की चयन की आड़ में कल बिलासपुर के मोतिमपुर में मेरे विरुद्ध तंत्र मंत्र करना शुरू कर दिया है। खैर, इन सब बातों से मैं कदापि भयभीत नहीं हूं, क्योंकि मेरे पिताजी स्वर्गीय अजीत जोगी जी हमेशा कहते थे कि जिसके सिर के ऊपर गरीबों का हाथ होता है वो कभी अनाथ नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ महतारी के आशीर्वाद से मेरे परिवार के ऊपर लाखों लोगों का आशीर्वाद है। मरवाही विधानसभा उपचुनाव का ऐलान होते ही सूबे की तीनों राजनीतिक पार्टियों के बीच द्वंद्व शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में आज मरवाही के कलेक्टर को हटाने की मांग को लेकर जोगी कांग्रेस और बीजेपी के प्रतिनिधियों ने जमकर हंगामा किया। राजनीतिक दलों की बैठक में दोनों पार्टियों ने कलेक्टर पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष की तरह काम करने का आरोप लगाया और किसी दूसरे कलेक्टर के नेतृत्व में विधानसभा उपचुनाव कराने की मांग की। विपक्षी दलों का आरोप है कि पिछले दिनों मरवाही में 2 ट्रक साड़ियां पकड़ी गई थी। जोगी कांग्रेस और बीजेपी का आरोप है कि शिकायत करने के बावजूद जिला प्रशासन ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। सरकार ने चुनकर एक ऐसे व्यक्ति को जिला निर्वाचन अधिकारी बनाया है जो विगत कई महीनों से वहां रहकर जिलाधीश कम और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में ज्यादा काम कर रहा है। जब हमने ये आपत्ति करी तो कांग्रेस पार्टी के लोग कूद गए उनको बचाने के लिए। 90,000 साड़ियां पकड़ाई में आई, किसी के घर से पकड़ी, किसी के राजनीतिक दल के कार्यालय से पकड़ी, लेकिन जब जब्तीनामा बनाया गया तो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ आचार संहिता लागू हो गई है। लेकिन जो हमारे तथाकथित जिलाधीश महोदय हैं, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के रूप में घूम रहे हैं मंत्री के साथ लोकार्पण करते हुए। कोरोना संकट के बीच 10 अक्टूबर को सबसे बड़ी वर्चुअल किसान सभा आयोजित होने जा रही है। इस सभा को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी संबोधित कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 30,000 से ज्यादा किसानों को राहुल गांधी संबोधित कर सकते हैं। वर्चुअल रैली के जरिए छत्तीसगढ़ के 307 ब्लॉक के किसानों को जोड़ा जाएगा। हर ब्लॉक में 100 किसानों को इस वर्चुअल रैली से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं रायपुर के राजीव भवन से सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी किसानों को संबोधित करेंगे। इसी सिलसिले में सीएम भूपेश बघेल विधायकों से आज बैठक कर बातचीत करते हुए नजर आए, जिसमें सीएम और सभी मंत्रियों के साथ पार्टी विधायक वर्चुअली शामिल हुए, जिन्हें राज्यसभा सांसद केटीएस तुलसी ने भी संबोधित किया है। कांग्रेस 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन को किसान मजदूर दिवस के रूप में मनाएगी। कृषि सुधार कानून को लेकर कांग्रेस का विरोध थमा नहीं है। यही वजह है कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन किसान मजदूर दिवस के रूप में कांग्रेस इसे मनाने जा रही है। कांग्रेस जगह जगह आंदोलन की भी रणनीति तैयार कर रही है। कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर किसानों से मिलने की रणनीति पर कांग्रेस काम कर रही है। कांग्रेस का मानना है कि कानून वापस हो न हो, लेकिन बीजेपी के खिलाफ कम से कम माहौल जरूर बनेगा। इसी मुद्दे को लेकर आज शाम 5 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधायकों से वर्चुअली बैठक ली और बातचीत की।
इस सभा के लिए दिल्ली के वरिष्ठ नेताओं को, हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी पीएल पूनिया जी को आमंत्रित किया गया है। उन्होंने शामिल होने के लिए सहमति भी दी है। कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। 10 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ राज्य में पूरे 300 ब्लॉकों में कांग्रेस के कार्यकर्ता, एक एक ब्लॉक में 100 कार्यकर्ता कोरोना महामारी के नियमों को ध्यान में रखते हुए एकत्रित होंगे और पूरे प्रदेश भर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में यह वर्चुअल रैली की जाएगी, जिसमें लगभग 30 से 40 हजार नागरिकों का और किसानों का शामिल होने का उम्मीद किया गया है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत इसमें राहुल गांधी भी शिरकत कर सकते हैं। अभी कार्यक्रम आया नहीं है। प्रदेश भाजपा घड़ियाली आंसू बहारी है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस की सरकार ने अपने एक ऐसे नेता जिनका आचार व्यवहार कांग्रेस के लिए अलग और बीजेपी की सरकारों के लिए अलग रहता है, ऐसे राहुल गांधी को 10 अक्टूबर को यहां बुलाने का उन्होंने निर्णय लिया है। नाम तो किसान सम्मेलन है, लेकिन ये सब जानते हैं कि किसान सम्मेलन के नाम पर केवल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा, और उनके बीच में उनको प्रसन्न करने के लिए केंद्र सरकार के जो दोनों कृषि बिल हैं, जो कि किसानों के हित में हैं, और माननीय नरेंद्र मोदी जी को कोसने का कार्यक्रम इन्होंने बनाया है। भी पहले जमाना था, आजकल तो आप देख रहे हैं कि सड़कों में लोग प्याज को फेंके हैं, टमाटर को यहां पर फेंक रहे हैं, यहां पर फलों को लेकर के सब्जियों को फेंक रहे हैं। यहां पर अब तो कम उत्पादन नहीं है, ज्यादा उत्पादन है। कैसे उसके लिए अच्छे बाजार हो, कैसे अच्छा सेलिंग हो सके, उसके आप बाजार की जरूरत आपको है। अब इसमें कहीं कोई बंदिश की जरूरत नहीं है और निश्चित रूप से देश के किसानों के लिए फायदा होगा। ये जो यहां पर ला करके जो विरोध करेंगे, उसका असर केंद्र सरकार के ऊपर में कहीं कुछ नहीं होगा। वो नियम गवर्न होगा और संघीय ढांचे में यदि ये बोल रहे हैं तो संघीय ढांचे का। छत्तीसगढ़ में निजी स्कूलों के मनमानी फीस वसूली पर शिकंजा कसने के लिए एक कानून बन गया है। राजपत्र में गैर सरकारी विद्यालय फीस विनियम अधिनियम 2020 प्रकाशित हुआ है। फीस तय करने के लिए राज्य में नया कानून बना दिया गया है। विद्यालय फीस समिति, जिला फीस समिति के साथ ही राज्य फीस समिति भी बनाई गई है। तीनों समितियों के पास न्यायालय की तर्ज पर ताकत होगी। राज्य से सीमित फीस का निर्धारण करेगी। निर्धारित राशि से अधिक फीस लेने पर 1 लाख रुपये जुर्माना या फीस वसूली से 4 गुना जुर्माना लिया जा सकेगा। समिति की मंजूरी के बाद 8% तक ही निजी स्कूल फीस बढ़ा सकेंगे। समिति रहेगी, स्कूल स्तर पर समिति रहेगी। वो स्कूल स्तर की समिति में पालक लोग भी रहेंगे। हर ब्रांच, हर सेक्शन के अलग अलग पालक लोग उसमें रहेंगे। कुछ कलेक्टर द्वारा नियुक्त रहेंगे, कुछ प्रबंधन के द्वारा नियुक्त रहेंगे। वहाँ के जो प्रबंधन है उसके अध्यक्ष रहेंगे और सब मिलकर स्कूलों की क्या स्थिति है, वहाँ पर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस प्रकार से वहाँ पढ़ाई होती है, इन सब का अध्ययन करने के बाद जो फीस लिया जा रहा है वो पर्याप्त है या उसमें कुछ बढ़ाने की आवश्यकता है, ये तय विद्यालय स्तर की जो समिति रहेगी वो करेगी। जो सुविधाएं हैं उसके अनुसार से इतना फीस उसका होना चाहिए। उसके अलावा यदि स्कूल प्रबंधन उससे अधिक फीस लेता है तो पहला बार अगर कोई गलती करेगा, पहला बार इस प्रकार की अगर अनियमितता करेगा तो उसके लिए 50,000 रुपये तक की जुर्माना और जितना फीस लिया है उसका दुगुने वो उसको वापस करना पड़ेगा। और दोबारा अगर फिर गलती करता है तो ऐसी स्थिति में 1 लाख रुपए तक की जुर्माना और जितना फीस वो लिया है उसका 4 गुना उसे वसूल की जाएगी। और चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मुंगेली से एक और खबर मिल रही है। कोरोना के 32 नए मामले सामने आए हैं। 32 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना मरीजों की संख्या 1614 पहुंच चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है मुंगेली से, जहां पर 32 कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ चुकी है। बीजापुर में नक्सलियों ने आज फिर से 2 ग्रामीणों की हत्या कर दी है। नक्सलियों ने जांगला थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग जगहों पर वारदात को अंजाम दिया। मृतकों की पहचान
गोंगला गांव निवासी धनीराम कोरसा और गोपाल कुडियाम के रूप में हुई है। धनीराम कोरसा गांव के पूर्व उपसरपंच और गोपाल कुडियाम वार्ड पंच थे। दोनों पर नक्सलियों ने मुखबिरी का आरोप लगाते हुए धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी। एसपी कमलोचन कश्यप ने वारदात की पुष्टि की है। आज सुबह लगभग 6 बजे ग्राम बरदेला और गुंगला निवासी राकेश कोरसा और रंजीत कुडियम थाना करके मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराए कि बीती रात गुंगला में लगभग 11:30 बजे 10 से 15 अज्ञात माओवादी नक्सली धारदार हथियार टांगे चाकू आदि लेकर के आकर के उसके घर को घेर करके उसके पिता गोपाल राव कुडियम की तेज धारदार हथियार से वार करके हत्या कर दिए। इन लोग घर वाले बचाने का कोशिश किए तो उनको भी जान से मारने की धमकी दिए, जिस कारण से डर के चुपचाप छुप गए। इसी प्रकार से राकेश कोरसा ने बताया कि उसके बड़े भाई धनीराम कोरसा रात में खाना पीना खा करके अपने घर में सो रहे थे, तो लगभग 20 से 25 नक्सली आकर के पूरे उसके घर को घेर के धनीराम को कमरे से बाहर निकाल के आंगन में ताबी चाकू आदि से हमला करके उसकी भी हत्या कर दी। रायगढ़ में हुए सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में सीएसईबी के 4 कर्मचारी शामिल हैं, जिनमें से 2 जेई, 1 लाइनमैन और 1 ड्राइवर शामिल है। हादसा खरसिया थाना क्षेत्र के देवरी गांव के पास हुआ, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने सीएसईबी की कार को टक्कर मार दी। हादसा बीती रात करीब 12 बजे हुआ है। मामले की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा और शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल लाया गया। पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। जा रही ट्रक जो उपेक्षापूर्ण चलाकर कैंपर को ठोकर मारा, जिससे कैंपर में सवार 2 जेई, 1 सहायक लाइनमैन, 1 चालक को काफ़ी चोट लगी। तत्काल उनको पहुंचकर हॉस्पिटल रवाना किया गया था, जहां उनको मृत घोषित किया गया है। चालक आरोपी को अभिरक्षा में लिया गया है। धारा 304A के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में दिया गया। महासमुंद के नर्रा गांव में शराब बिक्री को लेकर उपजे विवाद के बाद तनाव का माहौल है। गुस्साए ग्रामीणों की भीड़ में पुलिस की 3 गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। 112 वाहन, पेट्रोलिंग वाहन और टीआई कोमा खान के वाहन को ग्रामीणों ने निशाना बनाया। विवाद कोमा खान के अवैध शराब बिक्री को लेकर हुआ था, जिसके बाद 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। अवैध शराब बेचने वालों को गिरफ्तार नहीं करने को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। पुलिस पार्टी पर हमले के बाद प्रशासन को दूसरे थानों की पुलिस बल को भी मौके पर बुलाना पड़ा। वहीं एसपी सहित तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। तनाव के बीच गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। थाने की पेट्रोलिंग मौके पर पहुंची थी, जिस पर अज्ञात लोगों ने पथराव शुरू कर दिया था। उसके बाद हमारी गाड़ी वापस आई और फिर दूसरी ज़्यादा पुलिस बल पहुंचा था मौके पर, और वहां पर गांव का एक व्यक्ति है ओंकार ठाकुर, जिसके खिलाफ गांव में माहौल था कि ये शराब और गांजा बेचता है। तत्काल हमारी पुलिस पार्टी ने उसको उठाकर थाने में ले आए थे और उसका मेडिकल कराकर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। ओंकार का एक और साथी है हुलेश दीवान, ये दोनों आरोपियों के खिलाफ 20B एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। राजधानी रायपुर में भी अब मुंबई जैसे महानगर की तरह की कोकीन जैसे ड्रग्स की खुलेआम बिक्री होने लगी है। शहर में हाई प्रोफाइल पार्टियों में युवा धड़ल्ले से ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। रायपुर के पॉश इलाके बैरन बाजार में ड्रग्स की सप्लाई करते हुए एक इवेंट मैनेजर और उसके साथी को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इवेंट मैनेजर विकास की निशानदेही पर पुलिस ने छापा मारकर उसके साथी कारोबारी श्रेयांश को भी गिरफ्तार कर लिया। आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर मिल रही है। ट्रक में आग लग गई है। रतलाम में सीमेंट से भरे हुए ट्रक में आग लगना बताया जा रहा है। धू धू कर यह ट्रक जलने लगा है। बटालियन पेट्रोल पंप के पास हादसा हुआ है। जवानों ने हिम्मत दिखाई और आग पर काबू पा लिया। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं रतलाम की। रतलाम में सीमेंट से भरे हुए ट्रक में अचानक आग लग गई, जिसके बाद जवानों ने इस धू धू कर जलती हुई आग पर काबू पा लिया। गाड़ी में कुछ मेरे को ऐसा लग रहा है त्रिपाल वाली लग रही थी नीचे। रिलायंस रिटेल में अमेरिका की प्राइवेट इक्विटी दिग्गज कंपनी सिल्वर लेक
1875 करोड़ रुपए का नया निवेश करेगी। इससे रिलायंस रिटेल में सिल्वर लेक और उसकी सहयोगी निवेशकों का कुल निवेश बढ़कर 9,375 करोड़ रुपए हो जाएगा। इससे रिलायंस रिटेल में सिल्वर लेक ग्रुप की हिस्सेदारी बढ़कर 2.13% हो जाएगी। रिलायंस रिटेल में यह नया निवेश 30 सितंबर को दूसरा और तीसरा हफ्ते में चौथा निवेश है। रिलायंस इंडस्ट्री के मुताबिक रिलायंस रिटेल की प्री मनी इक्विटी वैल्यू 4.285 लाख करोड़ रुपए की है। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि भारतीय रिटेल सेक्टर के लिए सिल्वर लेक और उसके सह निवेशक महत्वपूर्ण सहयोगी हैं, अहम सहयोगी हैं। हमें ग्लोबल टेक्नोलॉजी इन्वेस्टिंग और रिटेल रेवोल्यूशन में अपने लीडरशिप का फायदा मिल सकेगा। सिल्वर लेक का यह अतिरिक्त निवेश भारतीय रिटेल सेक्टर में संभावना और रिलायंस रिटेल की क्षमता को साबित करता है। रिलायंस रिटेल पिछले कुछ हफ्तों में विदेशी निवेशों से तेजी से फंड जुटा रहा है। देश की सबसे बड़ी इस रिटेल बिजनेस ने बीते कुछ हफ्ते में कुल 13,050 करोड़ रुपए जुटाए हैं। यह फंड प्राइवेट इक्विटी फर्म सिल्वर लेक पार्टनर्स और अमेरिकी फर्म केकेआर से आया है, जिसमें सिल्वर लेक ने 1.75% और अमेरिकी फर्म केकेआर ने 1.28% हिस्सेदारी खरीदी है। इससे पहले 30 सितंबर को ही प्राइवेट इक्विटी फर्म जनरल अटलांटिक ने कहा था कि वो रिलायंस रिटेल में 0.84% हिस्सेदारी के लिए 3,675 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। पिछले कुछ हफ्तों में लगातार आ रहे निवेश से साफ होता है कि रिलायंस रिटेल का विजन और बिजनेस मॉडल बेहतर है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी।